आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते। आज तक रेडियो पर इस डेली शो का नाम है पॉडकास्ट और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। अपने यहाँ धर्म एक बड़ी संस्था है अपने भारत में, है ना। ज्यादातर लोग धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं भी यकीन रखते हैं धर्म में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही तरह के विचारों को स्पेस देता है, जगह देता है। लेकिन जो मजेदार बात है, मतलब मुझे मजेदार लगती है, वो ये कि धर्म के बारे में पढ़ाई करना, वो आस्तिक व्यक्ति भी कर सकता है, नास्तिक भी कर सकता है। और न सिर्फ उस धर्म के बारे में पढ़ना जिसमें हमने जन्म लिया, बल्कि दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़ना, ताकि कुछ गैर जरूरी भ्रम जो हैं वो दूर हो सकें और इस समाज के बारे में हमारी समझ बेहतर हो सके। आज पॉडकास्ट में इसी पे बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं शुभम यादव, जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, देश में कई अखबारों में छाए हुए हैं। और वजह यह है कि शुभम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इस्लामिक स्टडीज के एंट्रेंस में इन्होंने टॉप किया है। अब इनकी बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। नाम से आपको अंदाज़ा हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कंफर्म किया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये गैर मुस्लिम ने इस्लामिक स्टडीज़ के एंट्रेंस में टॉप किया है। शुभम 21 साल के हैं। आज उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि ये विषय उन्होंने क्यों चुना और उनके विचार क्या हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं वो। शुभम, पहले तो वेलकम आज तक रेडियो पर, और एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेंगे, एडमिशन लेने जा रहे हैं कश्मीर? सर, अभी मैंने जैसे पहले लोगों को भी बताया है कि मेरी पहली प्रेफरेंस डीयू में लॉ करने की है, क्योंकि मुझे लॉ करने में है पहले, क्योंकि कुछ है फ्यूचर में एस्पिरेशन खुद से। तो मैं पहले लॉ करने के लिए तो मैं लॉ के रिजल्ट का वेट करूंगा, जो कि कुछ दिनों में आने वाला है। फिर मैं डिसाइड कर पाऊंगा मेरे फर्दर ऑप्शंस। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, स्कूल एजुकेशन और बाकी चीज़ें कहाँ से कैसे हुई। थोड़ा अगर फैमिली बैकग्राउंड आप शेयर करना चाहें। यार, मेरा नाम शुभम यादव है। मैं अलवर जिले का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। और मैं अब 21 ईयर्स का हूँ, जैसे आपने बताया। मैं इस मार्च में 21 का हुआ, और हाल ही में इसी मंथ मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, जो कि फिलोसफी में थी मेरी ग्रेजुएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रामानुजन कॉलेज से। तो मेरी एजुकेशन स्कूलिंग अलवर में ही रही, अलवर पब्लिक स्कूल में। फिर उसके बाद मैं 12th तक साइंसेज में था, नॉन मैथ में। मैथ्स थी मेरे पास। तो उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, बट आई कुडंट गेट इनटू इट, सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग लिबरल थॉट्स, एंड देन आई गॉट इनटू फिलोसफी। एंड फिलोसफी, गेटिंग इनटू फिलोसफी वाज लाइक माय फेट। आई डिडंट चूज इट, बट बोलते हैं ना कि कभी कभार फेट आपको चूज करती है। सो लाइक इट वुड हैव बीन लाइक फिलोसफी चोज मी, एंड आई स्टडीड फिलोसफी फॉर 3 years, and I have recently completed my graduation. This is about my education, about my family, my parents. I'm from a middle class family. My father is a self-employed person who owns a general store, and my mother is a government teacher. She teaches history in a government school, and I have a younger brother to me. So yeah, that's all about me, I guess. I don't have many friends to talk about, and don't have many hobbies to talk about. So just like to read about polity, governance, and cross regional studies, cross religional studies. I need to read about what's happening around me, and I am particularly very active about what's happening around me these days. बहुत ही वेरी और इंटरेस्टिंग आपका इंटरेस्ट है इस एज में। अलवर का रहने वाला एक लड़का दिल्ली आके पढ़ाई करता है, फिलोसफी में ग्रेजुएशन करता है, लेकिन यहाँ से उसके बाद उसको इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों आता है और वो एंट्रेंस एग्जाम क्यों भरता है? सर, इस्लामिक स्टडीज का जैसे जो मेरा सफर रहा इस्लामिक स्टडीज लेने का, वो थोड़ा लंबा है। वो लंबा इसलिए है क्योंकि मैं आपको अगर इसकी स्टार्टिंग बताऊं, तो मेरे को जो ऑपरेशन है ना सर, जो ऑपरेशन शब्द का मतलब है, वो फिलोसफी में आके समझ में आया मुझे। ऑपरेशन शब्द का मतलब, मुझे ऑपरेशन हमेशा ये लगता था कि ऑपरेशन होती है पॉवर्टी, गरीब ही ऑप्रेस्ड है। बट मुझे समझ में आया कि नहीं, जरूरी नहीं है सिर्फ गरीब ही ऑप्रेस्ड हो, स्पेशली हमारी कंट्री में। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया आपको 12th तक मैंने साइंसेस पढ़ी है, तो मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में एक्टिव नहीं था।
बट अब जब मैं चीजें पढ़ने लगा फिलोसफी में आके, जब मैंने फिलोसोफर्स को पढ़ा, तो मुझे समझ में आया ऑपरेशन तो बिल्कुल अलग चीज है जिसको मैं समझता था। मैं जिस ऑपरेशन बिल्कुल ही नहीं समझता था। मैं तो ऑपरेशन का एक बहुत ही छोटा फीचर है जो कि एक फिजिकल फीचर है, जिसको अब जैसे कई लोगों ने जिनको वो बोला है कि नेचुरल इनइक्वालिटी है ना, वो तो पॉवर्टी का एक हिस्सा है, पॉवर्टी उसका एक हिस्सा है। फिर मेरी शुरुआत जो हुई वो दलित समाज को पढ़ने से हुई। मैंने बाबा साहेब को पढ़ा फिलोसफी में, सोशल पॉलिटिकल थॉट में, मैंने फिलोसफी में उनको पढ़ा, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा। तो मेरी जो इस चीज की शुरुआत है ना सोशल साइंसेज में आने की, वो शुरुआत हुई, मैंने पढ़ी हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। गांधी, राइट। उन्होंने वहां पे जो चीजें थी ना, उन्होंने मेरे थॉट्स इतने क्लियर किए, क्योंकि उससे पहले ना हम जब जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी बहुत ही पीपल सेंट्रिक सोसाइटी है। अब मैं नहीं जानता बाहर क्या होता है, बट मैं बचपन से इसी में रहा हूं, तो मैं बहुत ही पीपल सेंट्रिक सोसाइटी में रहा हूं, कि जिसको आजकल लोग गॉसिप भी बोलते हैं कि बट हमारी सोसाइटी में हम जो डिस्कशंस करते हैं ना, वो लोगों के ऊपर होते हैं। हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट जो हमारी एज है, हमारा वो है, उसमें हम आइडियाज के बारे में कम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी पीपल सेंट्रिक सोसाइटी है ना, उसमें मैंने पहली बार महात्मा गांधी को पढ़ा, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सटल एक्सप्रेशन में हर चीज को समझा रखा है। आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो बहुत पतली सी किताब है, जो कि मैं बोलना चाहूंगा कि हर किसी को पढ़नी चाहिए जिसको हमारे इंडिया को समझना है। हिंद स्वराज मैंने भी डीयू से ही पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में जो पहली किताब हमने आके अपनी सोसाइटी के बारे में, एक जिसको कहे ना कि एक पॉलिटी से जुड़ी हुई बिल्कुल किताब बिल्कुल पढ़ी, तो वो हिंद स्वराज थी। बिल्कुल। हिंद स्वराज एक्चुअली आप भी बता दीजिए सुनने वाले लोग हैं, हिंद स्वराज एक तरीके का इंटरव्यू ही है, जिसमें महात्मा गांधी से एक एडिटर सवाल पूछता है, और हिंद स्वराज में महात्मा गांधी उस चीजों का जवाब देते हैं। तो उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं उसमें, जैसे कि उनसे पूछा जाता है, उससे मैं अगर उसको इस्लाम से रिलेट करूं, पहले मैं एक आध क्वेश्चन बता दूं, जिससे वो बताते हैं डॉक्टर्स का रोल और लॉयर्स का रोल। आप जैसे कि जो लोग जानते होंगे, सर आप भी जानते होंगे, कि महात्मा गांधी खुद ही एक लॉयर थे। एक्चुअली वो बैरिस्टर से थे, इंग्लैंड से पढ़े थे। कि उन्होंने लॉयर के बारे में बताया कि आपसी मतभेद में जब आप किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करोगे ना, तो तीसरी पार्टी हमेशा अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करेगी। तो तब मुझे जाके समझ में आया कि भाई ये है एक बंदा जो लॉयर है, वो खुद को ऐसे एक्सप्लेन करता है, तो वो खुद की कम्प्लेक्सिटी जानता है, तो ही वो ऐसा बंदा है जिसको प्रेज करा जा सकता है। तो तब मेरी रुचि महात्मा गांधी में पड़ी। फिर मैंने किताब और पढ़ी, तो किताब में उन्होंने गाय के बारे में भी बात करी। गाय के बारे में उन्होंने ये बात करी, मेरे को लगता है ये शुरू में नहीं, आगे भी बताना पड़ेगा। उन्होंने गाय के बारे में ये बात करी कि अगर हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान उनकी गाय की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो उनको उनके सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मतलब उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमको स्वाइन्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा रिस्पेक्ट दिखा दो, आप एक तरफ रिस्पेक्ट मान लो और दूसरी तरफ यू डोंट फॉलो देयर सेंटिमेंट्स। तो वो दो तरफा सेंटिमेंट्स है जो महात्मा गांधी ने बात करी। अगली चीज की बात है जो उन्होंने फिर हिंदू मुसलमान पे कही बात। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज की मेरी पहली थी। मतलब दिस इज नॉट रियली इस्लामिक स्टडीज की नहीं है ये बात, बट ये जो पहली बात है ये समझने की उसमें, यस, ये सीडी मैं ये कहूंगा कि इसने मेरे को एक मतलब मुस्लिम वर्ड के लिए, मतलब इंडिया के लिए इसने मेरी नजर खोली इस किताब ने। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए बोला कि ये समझो दो भाई हैं, अब दो भाई हैं, और दो भाई हैं जिनका हाल ही में ही जो पिताजी हैं और माताजी वो गुजर चुके हैं। अब जो पिताजी और माताजी गुजर चुके हैं, तो उनका कोई अभिभावक तो रहा नहीं। अब जब अभिभावक नहीं रहा, तो वो इस सोसाइटी में अकेले हैं। या तो भाई वो हो सकता है कि वो सब कुछ बांट लें, बंटवारा कर लें। अब उस बंटवारे करने के लिए मान लो उनको बंटवारा भी करना है, तो दो चीजें हैं, या तो वो दोनों आपस में बैठ के बात कर ले भाइयों की तरह, या फिर वो फिर किसी तीसरे आदमी को लाए। जिस मोमेंट पे, जैसे उन्होंने लॉयर के में बताया, जिस मोमेंट पे वो तीसरे बंदे को लेके आते हैं, वहां से उनकी जो भाईचारा है वो खत्म हो जाता है। तो जिस टाइम पे कंपनसेशन के लिए कोई थर्ड पार्टी आए, तो वो आप ये मत समझिए कि हम दोनों एडजस्ट करके कंपनसेट कर लेंगे। वहां पे उस भाईचारे, वहां उस फ्रेटर्निटी की हार है। तो तब से मेरे को शुरुआत हुई कि अच्छा ऐसा है कि मतलब जो हमारे हिंदू मुसलमान में भेद है, वो हिंदू या मुसलमान की वजह से नहीं है, वो एक बिल्कुल ही तीसरी पार्टी है, जो बाकी बाद में शशि थरूर भी बताते हैं इन एरा ऑफ डार्कनेस में, कि वो सारा ब्रिटिश का जोता हुआ था। जो भी है हमारे बीच में कम्युनल डिसहार्मनी है या कम्युनल हेट्रेड है, वो सारा ब्रिटिश का था, क्योंकि उनको अपना राज चलाने के लिए हमें मतभेद डालने जरूरी थे, जिससे कि हम एक दूसरे में लड़ते रहे और उनका जो ऑपरेशन है वो ना देखें। इधर से फिर ऑपरेशन की बात शुरू हुई। ऑपरेशन से मैंने देखा कि दलितों के साथ ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि दलितों को अपनी बारात में घोड़े पर चढ़ करके बारात निकालने नहीं दी जाती, और ये बिल्कुल नहीं उत्तर देखा था प्रदेश अभी। में हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में कई जगह हो रहा बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। अभी आपने सीरीज भी देखी होगी, आश्रम जो सीरीज आई है,
उसमें यही दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो गॉडमैन हैं वो किस तरीके से फेमस होते हैं, जो सेल्फ मेड गॉडमैन हैं वो किस तरीके से फेमस होते हैं। उनका यही तो शुरुआत है सर। कोई भी सोसाइटी का सेक्शन जिसको सोसाइटी से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो सोसाइटी के एक ऐसे एलिमेंट के पास जाएगा सोल्यूशन देने जो उसको या तो लीगली दे दे या फिर मिरेकल के थ्रू दे दे। तो यही तो ऑपरेशन की शुरुआत है। तो जैसे अब उसमें दिखाया, और बहुत है सर, अब तो बहुत चीजें बनने लगे। आर्टिकल 15 देखी होगी सर। आर्टिकल 15 में रियलिटी दिखाई है कि लिटरली 3-3 रुपए के लिए इतना शोषण है समाज में कि 3 रुपए 25 से 28 रुपए करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, और उतना अपना हक मांगना ही मुश्किल है। तो वहां से मेरी ऑपरेशन की शुरुआत हुई। तो फिर मैंने सोचा इसको पढ़ना कहाँ से शुरुआत करें। तो पढ़ने की शुरुआत स्टार्टिंग से मुझे मेरी दोस्त मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ग्लोबल इस्लामिक पॉलिटिक्स वो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। तो उनके साथ मैंने जब उनकी रीडिंग्स करी तो मुझे पता चला जो इस्लाम हमको दिखाया जाता है, इस्लामोफोबिया दिखाया जाता है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तब मेरे जो चीज एक समझ में आई, जो मैं हर किसी को बताता हूँ, कि इस्लाम इज द मोस्ट मिस रिप्रेजेंटेड एंड इस्लाम इज द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो कुरान में लिखा है, जो प्रॉफिट का बातें मानी जाती है, जो उनके रेवलेशंस माने जाते हैं, जो शरिया में लिखा है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो उसको दिखाया जाता है। बिकॉज अब ये गलत दिखाया जाता है, गलत दर्शाया जाता है, तो जो इस्लाम की इमेज है ना सर, वो इतनी रैडिकल इमेज बन गई है, जबकि हर कोई रैडिकल नहीं है। आपने सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा। बिल्कुल। वो सिर्फ इस्लाम के ही नहीं, वो मुस्लिम्स के ही नहीं, पूरे इंडिया के बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं, और उनका दुनिया भर में नाम है। लोग उनके स्टडीज करते हैं और हम ही उनके बारे में उतना नहीं पढ़ रहे। राइट, मैं यहीं पे इसी से बिल्कुल इसी नोट पे ये अपना क्वेश्चन इंसर्ट करना चाहता हूँ कि इस्लाम, अब जो आपका ये शुरुआती अध्ययन रहा, शुरुआती स्टडीज रही, इस्लाम रिलीजन में, इस्लामिक हिस्ट्री में कौन सी ऐसी बातें आपको लगी कि ये पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये तो बड़ा ही मिस रिप्रेजेंटेटेड है, और या हिंदू सोसाइटी में एक अलग तरीके से कंडीशनिंग के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? तो वो अगर आप 2-3 एग्जांपल्स के जरिए बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सबसे पहले बात ये बताऊंगा कि लोगों को लगता है कि मैंने एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ही इस्लाम की स्टडीज की है। तो मैं बता दूं, नहीं, मैं बेसिक किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, उसमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। बाकी मेरे पास फिलोसफी में फेमिनिज्म सब्जेक्ट था। तो जब मैंने फेमिनिज्म पढ़ा तो मैं आपको 2 किस्से इस तरीके में बताना चाहूंगा कि जो सऊदी अरेबिया है ना, जैसे कि आपने खालिद बेदयून है, उनका नाम सुना होगा, यूएस के रहने वाले, उसने इस्लामोफोबिया पे लिखा है। तो उनको अगर आप पढ़ेंगे ना, तो जो गल्फ है ना, गल्फ को हम समझते हैं कि इस्लाम की शुरुआत गल्फ से हुई थी, और गल्फ इज इक्वल टू इस्लाम, और इस्लाम इज इक्वल टू गल्फ, अरब वर्ल्ड है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो 1523 ईस्वी में बना है। सऊदी अरेबिया एक साउद ट्राइब थी, साउद एक हेड था उस ट्राइब का, उसकी वजह से साउद बना। और प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि इस्लाम का मिस रिप्रेजेंटेशन वहां से शुरू हुआ, क्योंकि जो साउथ थे ना, उनके साथ वो थे रिलीजियस, और जो उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन थी ना, पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वहां के, जो पॉलिटिकल रूलर था वहां का, उन्होंने साठ गांठ इस तरीके की बैठा ली कि जो पॉलिटिक्स करती थी ना, उसको रिलीजियस वो मिलता था, लेजिटिमेसी मिलती थी, और जो रिलीजन बोलता था उसको पॉलिटिकल वो पावर मिलती थी। तो यही बहुत सदियों तक चलता रहा। तो इसीलिए जो इस्लाम है ना, वो इतना ज्यादा बदल के आ गया है, इस्लाम इतना ज्यादा बदल के आ गया है कि उसको इतना मिस रिप्रेजेंट कर दिया है लोगों ने। जैसे अब कई जगह सऊदी अरेबिया में जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सऊदी अरेबिया की प्रैक्टिसेस है। सऊदी अरेबिया एज अ कंट्री, एज अ डिसेंट की प्रैक्टिसेस, वो इस्लाम की प्रैक्टिसेस नहीं है, और हमको ये समझना होगा। और जब तक मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी, मुझे लगता था कि नहीं भाई, ड्राइव करना अगर सऊदी में नहीं ड्राइव करने जाता वुमेन को, तो ये इस्लाम की गलती है। बट नहीं, ये इस्लाम की गलती नहीं, ये एक नेशन की गलती है, जहां पे उन्होंने उस तरीके को गलत रिप्रेजेंट किया है, गलत इंटरप्रेट किया है। फिर कुरान खुद बोलती है कई सेक्शंस में कि 2 तरीके के लॉज हैं। 2 तरीके के लॉज ये हैं कि एक तो जो है, जो बिल्कुल ही हिलाए नहीं जा सकते, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है बेसिक स्ट्रक्चर, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम वो हिलाया नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इस्लाम में भी वो बोलते हैं कि कुरान में भी, and see, this is also I'm reading someone's interpretation, okay? So if I am wrong, because I have not yet studied Islam, okay, so I have just given the entrance exam, okay? So अभी मुझे जज करना, अभी जितनी मेरी नॉलेज है लिमिटेड है, बट मेरी नॉलेज जो है, मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि 2 सेक्शंस हैं, एक अपडेट हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं, और एक अपडेट नहीं हो सकते। तो जो रिफॉर्म है ना, वो अंदर से आएगा ना, जब कम्युनिटी से, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो यही है, रिफॉर्म की प्रोसेस चालू है। अब बहुत रिफॉर्मिस्ट इस्लाम में भी है। आपने मेहदी हसन का नाम सुना होगा, खालिद बेदयून का नाम सुना होगा। मेहदी हसन बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि भाई, आप जो यूके के वाइट्स हैं, वो अगर आप हर मुसलमान विद दाढ़ी को टेररिस्ट देखते हैं, तो आप में और उस टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही इस्लाम को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं।
तो वो बहुत ही बढ़िया डिबेट थी, अगर और अभी लोगों को जो असल में ये इस्लाम फ्रांस में शुरू हुआ इमानुएल मैक्रों के अ, स्टेटमेंट के बाद, उसके हम्म बाद से हम्म, ये और भी बहस तेज हुई कि रिफॉर्म अंदर से आना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा फिर बिल्कुल से क्रॉस कल्चरल स्टडीज की ओर लौटना चाह रहा हूँ। आपने बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसको ऑप्ट किया। कोई नई चीज नहीं है क्रॉस कल्चरल स्टडीज, दूसरे धर्मों को पढ़ना बरसों से या दशकों से, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि सदियों से हो रहा है, सैकड़ों बिल्कुल। सालों से। और इस दौर में भी आप अगर मॉडर्न एरा में भी देखें तो विलियम डेललिम्पल नाम का एक स्कॉटिश हिस्टोरियन हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की पूरी हिस्ट्री पर लिखता है, और वो इतिहास के उस हिस्से की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। बताओ। और ये तो बिल्कुल। रिसर्च और स्टडीज की बात है, लोग लिटरेचर में कर रहे हैं। आप एक दूसरे की धार्मिक किताबों का ट्रांसलेशन हो रहा है। अलवर जलालपुरी साहब बड़े अजीज शायर हमारे हैं, बड़े शायर थे, वो अब नहीं रहे। हम्म। बात के दौर में उनकी पहचान ही ये हो गई थी कि ये वो शायर है जिन्होंने गीता के श्लोकों को उर्दू शायरी हम्म। में लाया, और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने शेर की ग्रामर में, बहुत गजल खूब। के ग्रामर में उन्होंने गीता की तर्जुमानी की। और आप बहुत और खूब बहुत खूब। चाहें तो रसखान का एग्जाम्पल है। रसखान ने हम्म। कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों ही, मतलब निराकार और सगुण दोनों रूपों आकार। पर जो पोइट्री लिखी है ना, भक्ति हम्म। भी है उसमें, श्रृंगार रस भी है, वो भी अपने आप में मिसाल है। लेकिन बिल्कुल। अब जब आप इस्लामिक स्टडीज अब आप पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ ना, एक दो अप्रोच हो सकती हैं उसको पढ़ने की। हाल फिलहाल में हाँ जी। सोसाइटी में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं, एक की मेरी ना थोड़ी आस्था है, मेरी पढ़ते पढ़ते एक फेथ बन गई है, मुझे लगता है कि हम्म जैसे रसखान के साथ था। और दूसरा हम्म। है कि मैं समझना चाहता हूँ, हाँ मुझे जी। मुझे पढ़ने में मजा आता है। हाँ जी। अब हमारी सोसाइटी है बहुत कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। अगर तो आपकी फेथ है तब तो लोग हम्म। एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है आइए आप हमारे मजहब को स्वीकार कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ हम्म। पढ़ने आते हैं तब भी बहुत लोग शक की निगाह से देखते हैं। मैं एक बिल्कुल तरफ की बिल्कुल बात कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरे तरफ की, दोनों तरफ की, हर तरफ की, किसी और रिलीजन की भी बात कर बिल्कुल। रहा हूँ। तो उस नजरिए से कुछ कुछ आशंकाएं हैं आपको कि यार ऐसा तो नहीं कि एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर मैं एडमिशन लेने जाता हूँ, लोग कैसे देखेंगे समझेंगे, वहां पे हम्म, सारे मुसलमानों के बीच एक गैर मुसलमान होगा, नमाज ब्रेक होगा, आप तो नहीं पढ़ेंगे। तो एक मैं सिर्फ एक समझना चाह रहा हूँ कि आपके मन में, चूंकि आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपने फिलोसफी बिल्कुल। पढ़ी है, किसी तरह का कोई कंसर्न है उसको लेकर के? पहली बात तो सर, जैसे आपने बताया, एक तो फेथ की बात है, तो मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है सर उसमें बिलीव नहीं करता। ना ही मैं रेडिकल हिंदू हूँ, ना ही मैं इस्लाम में रिलीजियस स्टडीज की तरफ जा रहा हूँ। मेरा जो मतलब है ना सर, मेरा जो मकसद है, मैं आगे जाके जब एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करूं, मैं आपको असली मकसद बताता हूँ, आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करूं तो मैं एक कंसिलिएटरी मेजर बन जाऊं हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में, जिससे कि इन दोनों की जो मतभेद है वो ऑन ग्राउंड में कम कर सकूं। हम्म। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप मानेंगे, जैसे कि अब मैं हिंदू हूं, अब मैं कल जाके, अगर आज जाके मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ता हूं, तो मुझे इस्लाम की उन चीजों के बारे में नॉलेज होगी जिससे कि मैं, जैसे आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना, फिलोसफर्स क्या करते हैं, फिलोसफर एक फिलोसफी की पढ़ के दूसरे के साथ फिलोसफी पढ़ के उन दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि नई फिलोसफी क्या बनी। तो यही हो सकता है। जैसे आपने बहाई रिलीजन सुना हो, मगर बहाई रिलीजन ऐसा रिलीजन है जो दुनिया के 7 मेजर रिलीजन से बना के उनकी प्रेयर बनती है, और हर 7 रिलीजन को बना के उनका एक रिलीजन है। तो हम्म। वो भी एक टाइप की फिलोसफी है। तो मेरा तो जो पहला मकसद है वो ये है कि एक कंसिलिएटरी मेजर बनना। दूसरी चीज दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, जो आपने बोला कि कंसर्न, जो मेरा बुकिश नॉलेज थी ना उसके ऊपर मुझे कंसर्न नहीं था। मुझे लगा था कि सब कुछ नॉर्मल होगा, बिकॉज जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीट कर रहा था। बट जैसे ये रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं जो स्केप्टिसिज्म से ट्रीटमेंट मिला है मुझे, स्पेशली अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शन, जैसे कुछ सेक्शन है जो ये भी सोचते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उसका एलिमेंट हूं, मैं उनका एक प्रोपोगेटेड मीन्स हूं, और मैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन पहुंचाना चाहता हूं कश्मीर में। तो मुझे हम्म। ये भी क्रिटिसिज्म मिला है। जैसे कि अब तो नेशनल लेवल पे जब है ये न्यूज, तो मुझे इतना नहीं क्रिटिसिज्म मिला, बट मुझे लोगों राइट, ने ये खास भी तौर से अभी क्रिटिसाइज। 370 जब से गया है, और फिर हाँ वो जी। वहां पे अभी डोमिसाइल की बात हो रही है, जमीन को प्रॉब्लम लेकर ये के कि बात बाहर हो के गई लोग आए कि हैं। हम्म। बिल्कुल, अभी जो लैंड रिफॉर्म वाले लॉज एकदम से आए हैं ना, उनके साथ साथ मेरा रिजल्ट रिलीज हुआ है, और लोगों को ये लग रहा है कि मैंने सिर्फ कश्मीर में ही क्यों एडमिशन लिया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू टॉप कर दे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एकदम से इन्होंने हिंदूज को इतने सारे दे दिए। तो मेरे को ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फेस करने पड़े मैंने कि, तो इसमें मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूंगा कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी के लिए भी। आई एम नॉट देयर टू स्टडी रिलीजन, आई एम देयर टू स्टडी इस्लामिक स्टडीज।
देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग इस्लाम एंड स्टडीइंग इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडी हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का पार्ट है कि भाई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इस्लाम का, किस स्टेजेस पे बना, कैसे आगे बढ़ा, अब क्या रिलेशंस है। अब प्रेजेंट में देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया ईरान के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया ईरान यूएस के रिलेशंस, जैसे कि अरब स्प्रिंग क्या हुआ था, वुमेन के राइट्स कितने कम क्यों हैं, इनको इस्लाम को क्यों नीचे देखा जाता है, ये चीजें हैं। तो आप किसी और रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप रिलीजन नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कुरान शरीफ ऑल्दो हो सकता है कि अगर आगे जाके मैं पढ़ूं तो पढ़ूं, बट मैं अभी उसको ये नहीं देख रहा कि मुझे एक ग्रंथ पढ़ना है, क्योंकि ना मैंने गीता पढ़ी और ना मैं उसको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से पढ़ने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हिस्ट्री समझ में आए, जिससे कि एक जो कॉन्सिलेटरी मेजर बनने वाली चीज है वो मैं पॉसिबल कर पाऊं। राइट। तो मेरा ये मोटिव है। आपने एक हल्का सा मतलब वो जिक्र भी किया, ये मुझसे कहा था किसी ने कि शुभम से बात कर रहे हो तो ये पूछना कि वो आपने हल्का सा जिक्र किया, थोड़ा सा और इलेबोरेटेड आंसर उसी पे चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जी। इस्लामिक स्टडीज पढ़ने से आपका क्या सदेगा। मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि लोग प्रोफेशनल कोर्सेज चुनते हैं इस उम्र में कि पढ़ाई करके हाँ निकले और जी। कहीं नौकरी लग जाए। हाँ जी। आपका करियर में अल्टीमेट एक जिसको गोल कहते हैं वो क्या सर, है, और उसके उसके रिगार्डिंग ये कैसे हेल्प करेगा, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मैं आपको सर बताता हूँ, मेरी जो लाइफ है ना सर, उसमें मेरे दो टाइप के गोल्स हैं। एक तो ऑब्वियसली जो करियर, लाइफ, फैमिली, ये वाला गोल है, और एक मेरा इंटेलेक्चुअल गोल है सर। जो मेरा इंटेलेक्चुअल गोल है ना सर, मुझे सोशल अप्रेशन में, इंडिया में सोशल जो अप्रेशन है उसमें मुझे कम से कम डॉक्टरेट करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट दिस अप्रेशन, व्हाई इज इट द वे इट इज, और ऐसा क्यों है, और इसको खत्म नहीं तो इसको मतलब ऑन ग्राउंड आप एक किसी की एड बन सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये जो मेरा इंटेलेक्चुअल गोल है, पहली तो बात ये इसके लिए है। दूसरी चीज, मुझे ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड करियर में इसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, आप ये चीज सोचिए ना, इन टाइम्स ऑफ पोलराइजेशन जब आप ये पढ़ते हैं, सर प्रोफेशनल कोर्स क्या है, उसमें आपको स्किल्स चीज तो सिखाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में आपको स्किल्स मिलेंगी, आपको वो मिलेंगी, एंड दिस इज लाइक फीडिंग माई सोल। दिस इज लाइक, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे खुद में ग्रोथ कराएगा। क्योंकि सर मैंने जो फिलोसफी में पढ़ा है ना, मुझे फिलोसफी भी ऐसा लगता था बिल्कुल थियोरेटिकल है, बट फिलोसफी ने मेरी जो लाइफ के टूवर्ड्स एक वो है ना इंटरप्रिटेशन, वो बिल्कुल बदल दी। आप हर चीज को पहले समझिए, आप हर चीज को पहले पढ़िए, आप हर चीज को पहले जांचिए, फिर जाके आप कंक्लूजन पे पहुंचिए। अगर आप कंक्लूजन से पहुंच के आप चीज को जांचना शुरू करते हैं तो आप शुरू में ही गलत हो गए। हम्म। तो वो है कि अगर करियर के प्रोस्पेक्ट्स देखें तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल जो करियर है उसके लिए बहुत ही मुझे जरूरी है। राइट। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है यार बात करके, और मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि 21 साल की उम्र में अगर हमारे देश के आधे नौजवान भी इस तरह से सोचने लगे तो वाकई यार कुछ अच्छा होगा। और एक बात कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जाना चाहते हैं, कॉन्सुलेटरी मेजर्स के तौर पे आप चाहते हैं कि अगर ये आप अगर एडमिशन लेते हैं लॉ वाला रिजल्ट हम्म। आने के बाद, अगर आप हम्म। चुनते हैं कि वहाँ पढ़ाई करें, कॉन्सुलेटरी मेजर्स के तौर पे इसको एक आपका एक एडवांटेज माना जाए कि, बिल्कुल तो उसको थोड़ा सा और मतलब मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, अभी दिल्ली में बिल्कुल सर। बहुत बड़ा दंगा हमने देखा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इस्लामिक स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में दोनों तरफ की बातों को बेहतर तरीके से समझ के मामला समझा बुझाकर शांत कर सकें, राइट। बिल्कुल। मामला सुझा बुझा के सर, देखो मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भी दिखाऊं ना सर, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना सर, वो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वो दो तरीके के हैं। तो सर जो ऑन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो ऑन ग्राउंड सिटीज में है, और दूसरे जो ऑन ग्राउंड है जो पॉलिसी मेकिंग में है सर। तो सर आप समझे, जैसे जब हम कॉलेज टाइम में थे तो हम सोचते थे कि हम कम्युनल हार्मनी, जो दिल्ली राइट्स ही हुए थे, तो कम्युनल हार्मनी के लिए हम क्या करेंगे। तो सर मेरी सबसे बड़ी सोच ये है ना कि हमको स्कूल्स में ही दो चीजें शुरुआत करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी करके एक चीज इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, जिसके ऊपर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि पेपर लिखूं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी जो ये है, आर्टिकल 1 से लेके 51A तक हर बच्चे को 12वीं तक वो समझ आ जानी चाहिए। इवन साइंस के सुभाष स्टूडेंट्स को। कश्यप कहा करते, बड़े नामी कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते कॉन्स्टिट्यूशन हैं बिल्कुल कि जी। देयर इज अ ट्रिमेंडस कॉन्स्टिट्यूशनल इलिटरेसी इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ये पता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अब क्या हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं, और इतने सारे आर्टिकल्स हैं। बाबा साहेब ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हाल ही कौन करोड़पति में पूछा गया है, तो जब आप पढ़ते हैं तो ये चीजें समझ में आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कम्युनल हार्मनी की क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि सर हम्म। जो रिलीजन है ना हमारे में इम्बाइब होता है।
अब जब इम्प्लिसिटली वो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हमें इम्बाइब हो रहा है ना, तो हमको एक्सप्लिसिटली कम्युनल हार्मनी इम्बाइब करवानी पड़ेगी। हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये डिफरेंट नहीं है। अगर आप लोगों को बाहर ये सिखाया जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो ये नहीं है। आप अंदर उनको समझाओ क्लास में कि भाई ये ऐसी दुनिया चलती है। इस टाइम के बाद से लोग डिफरेंट होने लगे थे और हमारा एक ही मकसद है। हमारा मकसद एक दूसरे को सर्व करने से ज्यादा एक और बड़ा पर्पस है, तो ये है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंसिलिएटरी मेजर है, नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट करना, बट एजुकेशन में हमारी ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि जो एजुकेशन, जैसे सर आप कई चीजें जानते हैं हमारे एजुकेशन में, से फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात नहीं है हमारे एजुकेशन में। जो फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत इलिटरेट है, हमको टैक्स भरने के बारे में नहीं बताया जाता। हम इंडिया में जो सीएज हैं वो इतने प्रेवलेंट क्यों है स्पेसिफिकली? बिकॉज हमको टैक्स के बारे में पता ही नहीं है सर। अब मुझे अगर कहीं आज पैसा मिले तो मुझे नहीं पता मुझे कितना कितना टैक्स कहाँ भरना है। तो ऐसे ही सर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी भी है। और दूसरी चीज हमारे देश में जो हमारे स्पेशली जो 11-12 के ग्रुप्स में प्रॉब्लम है, हम ह्यूमैनिटीज को बहुत ही एक तुच्छ सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। हाँ, कि भैया इसका तो साइंस में भी नहीं हुआ, कॉमर्स में भी नहीं हुआ, हाँ, ये ह्यूमैनिटीज वाला है। अब मुझे लगता है कि सर आज अगर मैंने 11वीं 12वीं में ह्यूमैनिटीज ले ली होती तो मैं बहुत अलग तरीके का इंसान होता। बहुत अलग तरीके का इंसान, बहुत ही मतलब एक इंसान की तरह से डेवलप हो गया होता। भाई क्योंकि मेरी एट भी द लाइफ एंड, का गिल्ट यही है। मैं भी 12th में साइंस पढ़ करके फिर जर्नलिज्म में आया और मुझे यही लगता था कि ह्यूमैनिटीज पढ़ लेनी चाहिए। अगर मतलब मुझे ये नहीं, लोग समझते हैं कि हमको संविधान पढ़ के फिर लड़ने जाना है क्या कोई केस। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा देश बना है ना, वो संविधान की एक छोटी सी नींव पे बना। संविधान के साथ बहुत सारी और चीजें हैं, तो अगर आप लड़ाई करने से संविधान से नहीं जाने जा सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि संविधान में किस किस चीज की बात हुई और हमारे संविधान ने क्या क्या झेला है। हमारे संविधान ने वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो बना, उसके बाद 70 साल झील गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद एक इमरजेंसी आई, कितनी सारी, एक इमरजेंसी तो ऐसी थी जो इंटरनल रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी आई, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कितनी सारी इमरजेंसीज आई, और उसके बाद हमारा वॉर्स कितने हुए, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक टिका हुआ है। आपने फ्रांस देखा होगा, फ्रांस के बारे में बोला जाता है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, जैसे कि अभी गौतम भाटिया एक लेक्चर में बता रहे थे, अपने लाइव लॉ के लेक्चर थे, बता रहे थे कि फ्रांस एक कंट्री, ऐसी कंट्रीज को माना जाता है कि हर डेकेड में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं। हमारी कंट्री 70 साल तक एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चल गई। तो आप सोचो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बाबा साहेब ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एम देखा होगी, जो अब तक 70 साल तक चल गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 70 साल बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने फाड़ के नहीं फेंका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है, और हर किसी को पता होना चाहिए कि द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में यही रहेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी और दूसरी चीज कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी के थ्रू ही हम बाकी ऑपरेशंस के बारे में बता के उन चीजों में भी इम्बाइब करवाएंगे। राइट। तो यही अब है जो मेरा। कम्युनल हार्मनी से ही बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बातचीत में मजा आ रहा है और आगे ढेर सारी बातचीत करेंगे शुभम यादव के साथ। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मैं हूं कुलदीप मिश्र, और मेरे साथ हैं आज शुभम यादव। शुभम ने कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। 21 साल के हैं शुभम, और इसलिए इनकी बात ज्यादा हो रही है क्योंकि ये पहले गैर मुस्लिम है इस यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के एंट्रेंस में टॉप करने वाले। शुभम फिलॉसफी में ग्रेजुएट हैं। शुभम, हम लोग ब्रेक से पहले कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे थे। क्रॉस कल्चरल स्टडीज, एक दूसरे के धर्म की पढ़ाई करना, आपको क्या लगता है कि आज में कैसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ सकता है? कौन सी बुराइयां हैं जो कम हो सकती है? सर बुराइयां में जो सोचूंगा सर, मतलब मेरा मानना ये है कि जो मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बुराइयां ढूंढने, बुराइयां चेंज करने के लिए नहीं। मेरा जो पर्सनल रीजन है ना सर, पर्सनल रीजन ये है कि मैं दोनों रिलीजन में सिमिलैरिटी ढूंढ दूं पहले तो। क्योंकि आप मानोगे सर कि मैं इस स्टेज पे नहीं हूं, ना कि कोई भी इस कंट्री में क्रॉस रिलीजन डिफरेंसेस, क्रॉस रिलीजन रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। क्रॉस रिलीजन रिफॉर्म्स कोई नहीं ला सकता। हमारा पहल ये होना चाहिए सर, सबसे बड़ी बात है समाज का उत्थान समाज के अंदर से ही आएगा। द इमेंसिपेशन ऑफ सोसाइटी विल कम फ्रॉम इट्स विद इन।
बाहर से नहीं आएगा। जैसे महात्मा गांधी ने बोला, राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि भाई समाज को अगर सुधारना है तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई तीसरा आके समाज सॉल्व नहीं करेगा। तो उसके बाद ये है कि जो मेरी जो पॉलिसी है वो ये है कि मुझे पहले हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलैरिटीज ढूंढ के इन दोनों का एक ऐसा एक मॉडल प्रस्तुत करना है लोगों को कि भाई हिंदूज भी सोचे कि नहीं नहीं, ये लोग हमसे अलग नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल ऊपर सीन चल रहा है जिसकी वजह से इन दोनों को अलग दिखाया जा रहा है। और ऐसा कोई नहीं है कि जैसे शशि थरूर बोलते हैं ना कि टुडेज मुस्लिम्स आर नॉट इन्वेडर्स, दे आर योर ब्रदर्स। ये लोग हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ बड़े हैं बचपन से, तो ये लोग हम ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो मेरा गलतियां सही करने का, रिफॉर्म करना ही, आप जानते भी है मैं 21 साल का हूं, अगर मैं रिफॉर्म्स की बात अभी से करूं तो मतलब मेरी जितनी पढ़ाई मैंने करी है। मैं एक रिलीजन के अंदर के रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा था, मैं मतलब उसी अच्छा चश्मे की बुराइयां जो होती हैं कि हम किस तरह अच्छा से अच्छा देख रहे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। जैसे हाँ हाँ मिसकंसेप्शन बिल्कुल बहुत सारे, या बिल्कुल जैसे जो एक टर्म बार बार इस्तेमाल होता है, फियर ऑफ अननोन, है ना, बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल जानते नहीं उसका डर होता है, उसका एक भय होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बारे में वो कैसे हेल्प कर सकता है, ये आप उस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सर मैं पहले तो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो चश्मा है ना सर, वो भी अब मतलब ये भी नहीं है कि हमको चश्मा बदलने की जरूरत है, हमें चश्मे को सिर्फ साफ करने की जरूरत है और चश्मे से सिर्फ उस तरफ देखने की जरूरत है। मैं अगर आपका क्वेश्चन सही से समझ पाया हूं तो मैं इसका ये जवाब दूंगा कि जैसे अब आप सोचो कि जो इस्लाम कम्युनिटी ने फेस किया है ना सर, रोम में जब लड़ाई हुई, रोम के बाद जब उस एरिया में लड़ाई हुई, पूरा अरब वर्ल्ड में लड़ाई हुई, और उसके बाद उन्होंने सरवाइव किया, तो फिर थोड़ा वॉर का प्रोफेशन आया। तो उसके बाद जो उन्होंने सरवाइव किया, तो हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए कि जो आज रेडिकलिज्म है वो किस चीज का प्रोडक्ट है। तो सबसे हम्म बड़े चश्मे की जो बात है ये है कि हमको कुछ भी चीज हो सर, कोई भी चीज हो, उसकी हिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी है। जैसे कोई कहा, किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही, द वंस हु डू नॉट रीड हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इट अगेन। तो बिल्कुल वही है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सर। अब आप देखो, जब तक हम इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हिंदुइज्म भी उन्हीं हैंड्स में फॉल, वी विल फॉल इनटू द सेम हैंड्स दैट इस्लाम फेल इनटू। हम्म। जो इस्लाम का दुनिया में रेडिकलिज्म देखा जाए, आप मानो चाहे ना मानो, आजकल हिंदुइज्म के बारे में भी दुनिया में यही बात हो रही है सर। आप क्यों अलवर हमारे शहर हिंदुइज्म से में, आते हैं, बिल्कुल और सर, अलवर का एक पिछले बीते ही कुछ साल हुए पहलू हैं खान, कि, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, तो वहां पे एक बड़ी लिंचिंग की घटना हुई। मैं बिल्कुल सर। मतलब थोड़ा उस नजरिए से भी समझना चाहता हूँ कि आप इस तरह के पॉलिटिकल, अब चूंकि ये मसले हमारी सोसाइटी से भी जुड़े हैं और मतलब सीधे तौर पे पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, ऐसे ऐसी घटनाओं का भी कुछ लेना देना है आपके इस फैसले से कि आप थोड़ा सा पढ़ करके शायद कुछ बेहतर कर सकें? तो इस तरह का बिल्कुल अगर सर। एक प्रैक्टिस शुरू हो सोसाइटी में, हम्म। हम अपने बच्चों को दूसरे धर्मों को पढ़ाने के लिए कम से कम उदार बना सकें, इन्हें तो उतना बिल्कुल। लिबरल बना सकें। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई रिएक्शन है, कोई कैसा रिएक्शन है, मतलब जो आपने कहा कि मैं भर रहा हूँ नहीं, फॉर्म? और रिएक्शन बहुत लिबरल है सर। मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने अपने मदर को बताया था, तो उन्होंने बहुत ही लिबरल तरीके से इसको ट्रीट किया। एंड क्योंकि मेरी मदर खुद हिस्ट्री की टीचर है, तो वो जानती हैं कि एक हिस्ट्री का ही भाग है। और जो लोग समझ रहे हैं कि अगर मैं इस्लाम पढ़ने जा रहा हूँ तो वो एक चीज अलग है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक इस्लामिक स्टडीज एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का कॉन्टेक्स्ट का भाग है। और जैसा कि आप पहलू खान वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे, तो वो इंसिडेंट भी बहुत मायने रखता है इस चॉइस में, बिकॉज कई चीजें होती हैं जो आपकी सोसाइटी आपके साथ करती है और आप उससे बहुत हर्ट होते हैं। ऑल्दो आपकी तरफ डायरेक्टेड नहीं होती वो एक्टिविटीज, बट आप बहुत हर्ट होते हैं। आप सर इमेजिन करिए, जैसे कि हमारे एक सर हैं, आलोक सर, रहते थे रामानुजन कॉलेज में, अभी भी हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक कहानी लिखी थी सर कि ईद थी, ईद पे, ईद नहीं थी बल्कि कोई हिंदू फेस्टिवल ही था, उस टाइम पे कोई प्रोसेशन निकल रहा था सड़क से। हम्म हाँ, बाबा साहेब की जयंती थी। बाबा साहेब की जब जयंती थी तो वहां से एक प्रोसेशन निकल रहा था। और उस प्रोसेशन में क्या हुआ कि एक स्कूटर पे एक पिताजी जो कि मुसलमान थे, अपने बेटे को घुमाने लेकर जा रहे थे और उनके पास चिकन था। तो हम्म वो जब उनका किसी से एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जब खून टपका, तो आप देखिए प्री सपोज्ड कितना है कि अगर एक मुसलमान के पास कोई नॉन वेजिटेरियन कोई भी चीज है तो वो सिर्फ बीफ होगी। हम्म तो यही उन्होंने स्टोरी लिखी, तब मेरे से शुरुआत हुई कि भाई ऐसे भी नॉर्म्स हैं, ये ऐसे भी हैं कि भाई हम तो बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल, सिर्फ ये भी नहीं है कि लड़कियां क्या पहनेंगी लड़के क्या पहनेंगे, हम स्टीरियोटिपिकल ये भी है कि अगर इस ये हिंदू है, इसके पास चिकन है तो हो ही नहीं सकता ये हिंदू है, इसके पास नॉन वेजिटेरियन है तो ये हो ही नहीं सकता कि ये गाय का मांस हो, और या फिर ये मुसलमान है और इसके पास चिकन है तो पक्का ही ये गाय का मांस होगा। हम्म तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब
पेरेंट्स का उदार होना सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक पेरेंट्स उदार नहीं होंगे, और सर अगर लोगों को इस्लामिक स्टडीज भी नहीं पढ़नी है तो उन लोगों को पढ़ाई शुरू करनी चाहिए कंपैरेटिव रिलीजन की। कंपैरेटिव रिलीजन करके भी एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ें आप। उसमें खुद को कम से कम हमारे पेरेंट्स को ये तो होगा कि भाई हमारा बेटा, हमारा बच्चा किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि सारे धर्मों को एक न्यूट्रल स्टेज पे आके कंपैरेटिव पढ़, एनालिसिस कर रहा है, हाँ, एनालिसिस उसका समझ रहा है। वो शुरू करें, तब भी आप समझ जाएंगे कि नहीं भाई, फिर आप वो तो और ज्यादा अच्छा है। आप समझेंगे कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बाकी सारे रिलीजन्स इक्वली रेडिकल हैं, और आप बाकी समझेंगे कि सिर्फ बाकी सारे रिलीजन्स भी रेडिकल नहीं, सभी नॉर्मल है। ये तो लोग होते हैं जो रेडिकल हो जाते हैं, और फिर रिलीजन लोगों से, सोसाइटी की मार से बचने के लिए रिलीजन का साथ ले लेते हैं। राइट। शुभम, मतलब हम उम्मीदों से देखते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं यार, कोई हिंदू एक इस्लामिक स्टडीज में पढ़ाई कर रहा है, या कोई मुसलमान संस्कृत की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज होती है और हमारा कल्चर है। लेकिन मतलब ये उम्मीदों को झटका लगता है जब दूसरी तरह की घटनाएं होती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, बड़ा चर्चित मामला था। वहाँ के संस्कृत डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए काबिल मुसलमान की बिल्कुल बिल्कुल बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हुई, लेकिन उन्हें पढ़ाने नहीं दिया गया। फिरोज खान उनका नाम था, और बिल्कुल। काफी प्रोटेस्ट हुआ उनका, फाइनली उनको वहां से जाना पड़ा। क्योंकि वहां के जो ब्राह्मण छात्र थे, उनका लॉजिक ये था कि मतलब सिंस आपने अंबेडकर को भी पढ़ा है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहा हूँ, उनका ये कहना था, देखिए यहीं पर वो फेथ वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह की स्टडीज में, कि आपकी आस्था नहीं है इस्लाम में, लेकिन आप इस्लामिक स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि फिरोज खान बहुत काबिल हैं, बहुत हमसे ज्यादा जान सकते हैं संस्कृत के बारे में, लेकिन वो किसी संस्कृत श्लोक को उस भाव से कैसे पढ़ा सकते हैं जब वो हमारे ईश्वर में यकीन ही नहीं रखते। तो इस तरह, इस लॉजिक से जो बैकलैश आता है सोसाइटी की तरफ से, उससे कैसे आप डील करेंगे? सर सोसाइटी से जो बैकलैश आता है ना सर, तो मेरा सबसे पहले तो मैं सोसाइटी के बैकलैश के बारे में बात करूंगा। सर सोसाइटी से जो बैकलैश है ना सर, वो एक फॉर्म नहीं तो दूसरे फॉर्म में आएगा ही। अगर जैसे वो जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक जंग तो पहले ये जीती होगी घर पे कि भाई मुझे संस्कृत पढ़नी है। जब उन्होंने वो जंग जीत ली तो उनको दूसरी जंग मिली कि भाई बाहर सोसाइटी में जाके जंग मिली, उनके स्टूडेंट्स जंग मिली। तो यही है कि ये सोशल बैकलैशेस जो है ना, ये तो चलते ही रहेंगे। बाकी अगर मुझे ऐसा बैकलैश होता है तो बस यही है कि सर मेरी सिंपल सी बात ये है सर, कि जो रिलीजन है ना सर, वो इंटरनली अगर कुछ डिसाइड करता है, और अगर वो ह्यूमन ग्राउंड्स पे सही है तो ठीक है। अगर उनको मेरे संस्कृत उनको पढ़ाने से सही नहीं लग रहा, तो मैं रिफ्रेन अगर नहीं करूं तो मैं ज्यादा ये करूंगा कि मैं उसको प्रोटेस्ट नहीं करूं। क्योंकि भाई हर किसी को ऑब्वियसली सर राइट्स, उनका वो मांग गलत थी कि ये नहीं पढ़ा है, वो काबिल हैं, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उनका राइट है वहां जाके पढ़ाना। तो बाकी इसीलिए हमारे में जुडिशरी है कि जुडिशरी में जाके आप अपनी पुकार लगाए। पर बाकी जो ये है ना, हम लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत सहनशील होना होगा। मतलब हर चीज हम अपने ईगो पे ना ले, टॉलरेंस की जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना सर, हमको वो इम्बाइब करनी पड़ेगी अपने ऊपर। बाकी सोशल बैकलैश तो सर, अब जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते ना सर किस किस टाइप का सोशल बैकलैश आ सकता है। एक चीज और, आखिरी सवाल है मेरा, और हो सकता है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है शुभम, और शायद हर कोई आपसे इस तरह से पूछे भी नहीं, लेकिन शुभम आप मतलब देखिए ऐसा है, मैंने बीएचयू का एग्जांपल दिया। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि शुभम, क्या आपको ये लगता है कि देखिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण सिस्टम है, 4 उसके वो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर आज इस्लामिक स्टडीज को पढ़ पा रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड ये है कि आपकी फैमिली उतनी लिबरल है, आपकी माताजी हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। पर क्या एक ब्राह्मण छात्र के लिए ये संभव होता? क्या उसका परिवार उस लिबरल धरातल पर आकर के अपने बेटे को ये छूट देता कि आप जाकर के इस्लाम को पढ़िए, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है जिस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलापों की? तो क्या यहाँ से ये बात निकलती है कि क्रॉस कल्चरल संबंधों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन वर्णों पर ज्यादा आके टिक गई है, या ज्यादा उदार वही लोग हो सकते हैं जो गैर सवर्ण? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मेरा मानना जो है कि जो वर्ण सिस्टम है ना सर, वो एक
हमारी जनरेशन के लिए एटलीस्ट सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि सर, मैं मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि एक रिलीजन, एक कम्युनिटी, उसकी जो इंटरनल बातें हैं ना सर, आप बाहर से पढ़ के उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, बट आपका कमेंट सही हो ये बहुत जायज, ये जरूरी नहीं है। तो मैं इसीलिए इन चीजों में कमेंट करने से रेफरेंस ले करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उस फैमिली पर, उस बच्चे पर उस टाइम पे क्या मेंटल वो चल रहा होगा। बट अगर मुझे उस सिचुएशन में रखा जाए तो यही होगा कि सर, ये जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो वर्ण सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग वर्ण सिस्टम, जैसे मैं आपको फेमिनिज्म ही बता रहा था अभी, तो फेमिनिज्म में मैंने हमारी एक फीमेल फेमिनिस्ट ऑथर हैं, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया है कि भाई जो वर्ण सिस्टम है ना, वो हमारे में, हम लोगों में इम्बाइब्ड नहीं था। ये तो जब मैकॉले आए हैं, मैकॉले ने ब्रिटिश राज में सब कुछ कोडिफिकेशन किया, जिनको हिंदी का भी कोडिफिकेशन माना जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट का, उन्हीं ने हमारे सवर्ण, ये जो वर्ण सिस्टम है इसको वो कर दिया। जो मनुस्मृति की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, जो सब कुछ हर किसी के प्रॉब्लम्स हैं, जब 4 वर्ण की बात हो, जो अरुंधति रॉय, अगर अरुंधति रॉय ने, जैसे जो बाबा साहेब ने द एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखी है, उसका जो फॉरवर्ड दिया है, जो स्पीच लिखी है द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इतनी ऐसी ऐसी स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट की है ना सर, जिससे कि मतलब अगर आप सवर्ण हो तो भी आप हिल जाएं। तो मतलब मैं सिंपल ये बोलना चाहूंगा कि सर, जो भी है, अगर मान लो ब्राह्मण छात्र है, जैसे धरातल जो है, जो आप बोल रहे हैं कि सवर्ण या गैर सवर्ण दोनों ही को इस चीज को करने के लिए पढ़ने की पहले बहुत जरूरत है। उनको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो उनको एक न्यूट्रल ग्राउंड पे लेके आए। जिस पॉइंट पे हम कुछ लोग अनलर्न करने की जरूरत है पहले। सर मैं बहुत कुछ बताऊं, जिस दिन अनलर्न, हाँ, आपने ना एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ ली सर, आपके सारे बिलीफ्स अनलर्न हो जाएंगे। लिटरली मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा सर, उसमें बोला जाता है कि जो पॉलीगैमी है ना, पॉलीगैमी को आप हटाइए, एक्सोगमी जो बोलता है कि जो गोत्र वाला सिस्टम है, एक्सोगमी और एंडोगमी जो 2 चीजें होती हैं, तो उनके बारे में बोला है कि मतलब ऐसा होता है कि अरुंधति रॉय ने बताया है कि जो क्लैन मैरिजेस है, मतलब अगर मान लो कोई दलित बाहर शादी करता है, अपने गोत्र में शादी कर लेता है, तो उनके सर काट दिए जाते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये नॉर्थ इंडिया और हमारे देश में ही प्रेवलेंट है। और दूसरे ही एंड पे ये है कि जो हमारे में ये भी है कि बहुत सवर्ण लोग कई जगह पे सेक्सुअल प्लेजर के लिए दलित्स को अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, और उनको जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे अब हम रेप्स भी देख रहे हैं बहुत, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका ये रिजल्ट होता है कि उनके मर्डर्स हो जाते हैं। तो अरुंधति रॉय ने बहुत ही सटल एक्सप्रेशन में इसका एक्सप्लेन किया है कि लव इज अ सिन, रेप इज प्योर। हमारी सोसाइटी ने ये बना दिया। जिस दिन आप एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लेंगे सर, आपको अनलर्न कमाल किताब है, और उसका आपको दिमाग में डालने की, बिल्कुल आपको दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ अनलर्न करने जा रहे हैं। बस आप एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, आप बाबा साहब की स्पीच तक आते आते ऐसे हो जाएंगे कि जो मैंने पढ़ा है, जिस बिलीफ सिस्टम पे मैं बैठा हूं, वो पूरा ही ढांचा है मिट्टी का, जो एक बार अगर मैं हिल भी गया तो वो पूरा ढांचा गिर जाएगा। आप एक न्यूट्रल लेवल पे आइए। और फिर मैं नहीं मानता कि जिस फैमिली में किसी एक ने भी एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ ली, वो फैमिली लिबरल नहीं होगी, प्रोग्रेसिव नहीं होगी, और वो वर्ण सिस्टम को आगे लेकर ही नहीं जाएगी। क्योंकि सर वर्ण सिस्टम आप मान सकते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, बट ये भी हो सकता है कि सर मैं वर्ण सवर्ण में नहीं हूं इसलिए मैं इसको इतना चैलेंज कर पाता हूं। बट बाकी मेरा मानना तो है सर, जिसने देख लिया हाल कितना बुरा है, जिसने मतलब असली में पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स देख ली, तो सर मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक अच्छा इंसान वर्ण सिस्टम को आगे लेके जाना चाहेगा और वर्ण सिस्टम को मतलब ये क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैं वर्ण सिस्टम को आगे लेकर जा रहा हूँ। सर एजुकेशन इज द सॉल्यूशन एवरीथिंग, सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। मेरे जितने भी मतलब मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, मेरे फूफा जी ही हैं जिन्होंने मुझे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जिन्होंने मेरे में फीलिंग इम्बाइब कराई, उन्होंने मुझे समझाया। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई अगर कश्मीर सॉल्यूशन, बिहार सॉल्यूशन, इन सबको सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी 2 चीजें आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे, तो भाई सबको एक तो एजुकेशन अच्छी दे दो और सबको हेल्थ अच्छी दे दो, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। जब आपने एजुकेशन दे दी तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जब हर कोई एजुकेट हो जाएगा तो ये सर वर्ण वगैरह क्या है। अब आप बताइए, आप मिश्रा है, क्या आप मानते हैं वर्ण सिस्टम में? क्या आप चैलेंज नहीं करते अपने वर्ण सिस्टम को? क्या आप चैलेंज नहीं करते अपनी बाउंड्स और अपनी ड्यूटीज को? बिल्कुल चैलेंज करते हैं, क्योंकि सर अब जो है ना सर, अब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो कंट्री इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग, कि अगर हमने अब कई चीजों के बारे में अभी अर्जेंट डिसीजन नहीं लिया ना सर, तो ऐसे मिस्टेक्स हम लोग कर देंगे कि हम हिस्ट्री तो अलग टाइप की लिख देंगे और हम उसको रब नहीं कर पाएंगे, हमको उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को इस टाइम पे जरूरत है पढ़ने की, बहुत जरूरत है कुछ ऐसी चीजें पढ़ने की जो हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करें और हमारा नया बिलीफ सिस्टम बनाए।
और हमको उस न्यूट्रल स्टेज पे लेके आया। सबसे जरूरी है उस न्यूट्रल स्टेज पे आने का। आप उस न्यूट्रल स्टेज पे आके एक बार तो सोचते हो कि यार मेरी तो सारी बिलीफ सिस्टम ही गलत है, मैं तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइडेंटिटी क्राइसिस एक बार होगा। बट आप जिस टाइम उसी किताब के थ्रू, उसी किसी के भी थ्रू आप जब पढ़ने लगेंगे, कुछ भी आप चीज पढ़िए, और आपको फिर समझ में आ जाएगी कि जो ऑर्थोडॉक्सी है वो लिटरली गलत है, प्रोग्रेशन जरूरी। जैसे सादत हसन मंटो है, जब ठंडा गोश्त वो लिखते हैं, तो जो ठंडा गोश्त लिखते हैं तो हम पढ़ने वाले के आंसू आ जाते हैं। अब जैसे अब मैं उनको बताऊंगा कि डिफेंस ऑफ फ्रीडम, इन डिफेंस ऑफ फ्रीडम इंडिया टुडे का, जैसे आप आज तक है तो इंडिया टुडे के बारे में आप जानते होंगे, उनकी एक वेंचर था, उन्होंने एक वीडियो निकाला मंटो का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही है उसमें उन्होंने यही बोला कि हर आदमी को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और मेरी जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ के किसी को भी लस्ट नहीं जागती, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम ठंडा गोश्त पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों हर कोई प्रोग्रेसिव ना हो? तो बिल्कुल सही है कि जो हमारी समाज ऑलरेडी नंगा है, और इसको चोली पहनाना ऑब्वियसली हो सकता है हम लोग अपना काम ले, वो लिटरेचर वाले तो उनका काम नहीं था, हमारा काम है। बट अगर किसी को ये समाज की शक्ल देख के बुरा लगता है तो या तो उनका आईना खराब है, या फिर हमको ये समझ जाना चाहिए कि समाज ही ना ये बर्दाश्त के बाहर है हमारे समाज ही। तो हमको इसी में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हमको ये लग रहा है कि कुछ चीजों में बुराई हो रही है, तो ये नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर दें, आपको उसकी तरफ एक खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले। तो बिल्कुल मतलब मजा आया शुभम आपसे बात करके। जेंडर, कास्ट और रिलीजन, तीनों ही मोर्चों पे अगर हम पढ़ें और थोड़ा सा लिबरल सरफेस पे खुद को ले जा सकें, अपनी फैमिलीज को ले जा सकें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो लिबरल भी नहीं सर, मतलब लिबरल से भी ना लोग डरने लग जाते हैं कि एक तो मैं लिबरल उन पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं कह रहा। हाँ, बिल्कुल लिबरल, आप लिबरल हैं क्या? मैं सिर्फ इस डिक्शनरी वाले नजरिए से, यस, हाँ, मैं प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वो इतना भर हो कि घर में अगर हिंदू के घर में कुरान रखी है तो रखने उसका कोई अतिरिक्त बुरा ना माने, और मुसलमान के घर में अगर गीता पढ़ने के लिए लिखी है। अगर आपको एक मतलब बताना है अपनी ऑडियंस को लिबरल का, अपने लिए पॉलिटिकल से बाहर आके, तो लिबरल का सिर्फ ये मतलब बता दीजिए, हर चीज की एक्सेप्टेंस हो, और हर चीज के लिए कोई बिलीफ, बहुत एडमेंट बिलीफ ना हो। राइट, सारे दरवाजे खिड़कियां सारी खुली हो, मतलब यहाँ लिबरल का मतलब कांग्रेस की पॉलिटिक्स से नहीं है, बिल्कुल किसी की भी पॉलिटिक्स से नहीं है, ना ही मार्क्सिज्म है, ना ही लिबरलिज्म है। ये हमारा सिर्फ ये है कि हर चीज को एक्सेप्ट करने की एक टेंडेंसी रखे। जरूरी नहीं है आप हर चीज एक्सेप्ट करें, बस ये देखे कि मेरे व्यू के अगेंस्ट भी कोई व्यू हो सकता है, जो हो सकता है मुझे पसंद ना आए। जैसे मनमोहन सिंह ने वॉल्टेयर की लाइन लिखी है, टॉल्स्टॉय या वॉल्टेयर की लाइन है कि मनमोहन सिंह ने बोला है किसी, आई माइट नॉट अग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड दैट योर राइट टू स्पीक इट। तो यही बात है, हम दोनों को एक दूसरे से समझना पड़ेगा। ठीक है, जब वो जैसे जावेद अख्तर नहीं कहते कि वो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक्सेप्टेंस भी ये कि एक्सेप्टेंस की ये टेंडेंसी रहे कि हो सकता है कि अगर मैं गलत भी नहीं हूं तो सामने वाला अपनी जगह पे सही है, उसकी सोशल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐसा रहा है कि वो सही है। बस यही है, इतना लिबरल हमको कुछ लिबरल नहीं होना, हम लोग हैं लिबरल ऑलरेडी, हमको बस ये समझने की जरूरत है कि सामने वाला भी सही हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके। और वो है ना कि दिवाली में मतलब हमने चूंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात शुरू की थी, फिर हम कास्ट और जेंडर के भी उसमें जिक्र आए, लेकिन वापस रिलीजन पे बात लेकर के आते हुए वो किसी शायर ने लिखा है ना, दिवाली में अली बसें राम बसें रमजान, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। किसी उत्साही शायर ने अपनी सदिच्छा से लिख दिया है, मतलब ऐसा है, ये तो हम दावे से नहीं कह सकते, ऐसा होना चाहिए, हो जाए, ऐसी इच्छा जरूर हम जाहिर कर सकते हैं। और फियर ऑफ अननोन घटे, क्योंकि अननोन कोई ना हो, और तब हम ये कह सकें कि अपने मित्र और कवि हैं एक लेखक प्रबुद्ध सौरभ, उन्होंने लिखा है कि मंगल को बजरंग बली से मैं तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हाँ, तभी मतलब हम उम्मीद करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन इसका रास्ता जो निकलेगा वो एक दूसरे को पढ़ने से, एक दूसरे को समझने से ही होके निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट में आज इतना ही। शुभम से ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर, और आपकी अपनी कोई भी राय है, आप हमसे कोई सहमति जताना चाहते हैं, कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म लिखना चाहते हैं, तो भी हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है, मुझे और शुभम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा।
मैं हूँ चिन्मयी। और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।